भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के सदर जनाब अब्दुल रशीद अंसारी साहब, भारतीय जनता पार्टी के साबिक सदर और पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर तनवीर साहब, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी जनाब जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के साबिक सदर जनाब तनवीर उस्मानी साहब, भाई जी तनवीर अहमद साहब, और यहाँ पर उपस्थित पूरे मुल्क से आए हुए दोस्तों और साथियों। वैसे तो जो खाने के बाद, लंच के बाद जो सेशन है, उस सेशन में बहुत से और मुद्दे थे जिस पे कि हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो टाइम टेबल बनाया था उसमें था। लेकिन क्योंकि आपका 1.5 दिन का ये सेशन है और 1.5 दिन के सेशन में बहुत से मुद्दे होंगे जिस पे आप चर्चा करने वाले होंगे, बहुत से ऐसे सवाल होंगे जिस पे कि आपका रेजोल्यूशन भी होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि लोगों की भागीदारी और हम जो मुल्क भर से लोग आए हुए हैं उनका पार्टिसिपेशन हो, उसके लिए मैं लंच के बाद थोड़ी देर मैं बोलूँगा, और अगर चाहेंगे आप लोग कुछ सवाल जवाब करना तो उसके लिए भी मैं 15-20 मिनट आपके साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राजनाथ सिंह जी ने बहुत सी बातें कहीं, और कई बातें ऐसी कहीं जो सही मायनों में हम जब लोगों के बीच जाएंगे तो उन बातों का हम जिक्र बहुत ही गर्व के साथ, बहुत प्राउडली और फक्र के साथ कर सकते हैं। एक माहौल है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आज मुल्क में एक माहौल है। लेकिन एक जो बड़ी बात है जिसे कि हमें समझना होगा कि इस वक्त जो माहौल है वो 2 तरह का है, या तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, फेवर में है, और या बिल्कुल खिलाफ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जो मैं कभी कभी कहता हूँ कि जो सेकुलरिज्म के सटोरिये हैं उन्होंने अब एक संग्राम शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उसमें फिर वही पुराना घिसा पिटा कम्युनलिज्म का इशू है, और भी मुद्दे हैं जिन मुद्दों को कि फिर से दोबारा वो एक बार ताज़ा करके ख़ास तौर से जो मुसलमान हैं उनके दिल और दिमाग में बैठा रहे हैं। आज ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी की आने वाले जो अगली सरकार होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। ये बात लगभग सबके मन में है और ये बात सब लोग समझ भी रहे हैं। उसके बावजूद भी जो कांग्रेस पार्टी जैसी सेकुलरिज्म की सटोरिया पार्टी है वो क्या कर रही है कि वो फिर से एक बार जो है वो वही पुराने घिसे पिटे एक्सपायर फार्मूले और उन फार्मूलों के बेस पर वो काफ़ी जो है वो फिर से लोगों में जो ज़ख्म है उनको ताज़ा कर रही है। अभी तालकटोरा स्टेडियम में एक प्रोग्राम हुआ था कुछ दिनों पहले, उसमें मेरा भी जाने का मौका लगा था। दिल्ली के अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से वो प्रोग्राम था और बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, बल्कि पूरे दिल्ली के कोने कोने से लोग उसमें आए हुए थे। यहाँ पे दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। और अभी 24 को एक प्रोग्राम लखनऊ में हुआ था। हालांकि वो प्रोग्राम ईद मिलन का था और बीजेपी के स्टेट के ऑफिस में हुआ था। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर भी लोग उस प्रोग्राम में भी आए थे। तो मैं अध्यक्ष जी से कहूँगा कि आपका जब 2 दिन 2.5 दिन का ये
प्रोग्राम हो, ये कार्यकारिणी की बैठक हो, तो उसमें जो है वो आने वाले 3 महीने 4 महीने का प्रोग्राम भी आपको इसी कार्यकारिणी में फाइनल करना चाहिए। जैसे मैं सुझाव दे सकता हूँ कि आप अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण का समागम करिए, उसका नाम दे सकते हैं अल्पसंख्यक सशक्तिकरण समागम। माइनॉरिटीज़ के एम्पावरमेंट को लेकर के आप एक कॉन्फ्रेंस करिए, पूरे कॉन्फ्रेंस करिए या रैली करिए या सम्मेलन करिए, जो भी वर्ड कहिए उसको, और कोशिश हो कि हर स्टेट में हो बड़ा, उसमें 50,000 1 लाख माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड लोग आए, और हम लोग यहाँ कहेंगे कि पार्टी भी उसमें जो है वो उसमें मददगार हो। जो एक बार राजनाथ जी ने बहुत बड़ी बात कही, मैं बार बार बहुत बार ये कहता हूँ कि आज जो हमारे मुस्लिम आइकॉन्स हैं, जो महापुरुष हैं, मुस्लिम महापुरुष, उनका नाम जो है वो इतिहास के पन्नों से गायब हो गया है। बेगम हजरत महल का नाम हम ज़रूर लखनऊ में कहीं चलते फिरते सुन लेते हैं। मौलाना हसरत मोहानी का नाम भी कभी कोई छोटा मोटा कोई फंक्शन होता है तो हम सुन लेते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि मौलाना सिंधी, जो कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते लड़ते फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे, और बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी का एक बिगुल फूंका था। हकीम अजमल, सैयद महमूद, तैयब जी, उमर सुमानी, असगरी बेगम के लिए कहा जाता है कि जो रानी झांसी थी, उन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर के जो है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग शुरू की, और बाद में उनको फांसी चढ़ा दी गई। बाई अम्मा, अब कोई नहीं जानता बाई अम्मा। अशफाकुल्लाह खां का नाम जो है वो बीच बीच में बीजेपी ही लेती रही है, इसलिए थोड़ा याद दहानी लोगों की उस बारे में है। कांग्रेस पार्टी के लिए तो सिर्फ नेहरू गांधी फैमिली और ये फैमिली वो फैमिली, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम तो अब विज़न डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, हम विज़न डॉक्यूमेंट में ये बात भी कहने वाले हैं कि ये जो हमारे ये अल्पसंख्यक समाज से या मुस्लिम समाज के महापुरुष हैं, जिनको इतिहास के पन्नों में स्याह कर दिया गया है, हम उनके विकार को, उनके सम्मान को मजबूती के साथ फिर से एक बार पूरे हिंदुस्तान में कायम करेंगे। आज हो क्या रहा है, आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार आई तो उस वक्त मैं मिनिस्टर था, तो उस वक्त जो है वो जो आज टेररिज्म और जो है वो एक टैग चस्पा है, उस तरह का कोई ऐसा नहीं था। और उस वक्त जो है वो उस वक्त जो वहाँ हिंदुस्तान का मुसलमान था, उसकी तस्वीर APJ अब्दुल कलाम जैसी तस्वीर बनी। दुनिया में लोग कहते थे कि कौन मुस्लिम है, कौन अल्पसंख्यकों में से है, तो कहते थे साहब APJ अब्दुल कलाम साहब। उस वक्त वो राष्ट्रपति भी नहीं हुए थे, उन्होंने सिर्फ पोखरण टेस्ट किया था, और पोखरण टेस्ट में जो है हिंदुस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया था। आज क्या पोजीशन है? इससे पहले जो बीजेपी या NDA नहीं थी, तब क्या पोजीशन थी आपको अच्छी तरह मालूम है। हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, फला ढिमाका, एक लंबे नाम थे। उसके बाद जो है वो बीजेपी फिर हटी और 2004 में कांग्रेस पार्टी आ गई, और कांग्रेस पार्टी ने आते ही जो है वो एक नाम उस वक्त दिया, इंडियन मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन। वो उन्होंने कहा कि ये पैदा कोई हो गया है, और ये कहा किसने? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो प्राइम मिनिस्टर के हैं, मिस्टर नारायणन। सबसे पहले उन्हीं के मुंह से ये नाम सुनाई पड़ा। उसके बाद जो है वो
अलकायदा की बातें भी आईं, तमाम जगहों पे लोगों की गिरफ्तारियां हुई। अब ये करने क्या लगे कि उन्होंने 10 मुसलमानों को पकड़ा तो दो जो है हिंदू साधु संतों को ही पकड़ लिया, कहा कि हम तो साहब जो है बड़े सेकुलर हैं, देखो बराबर से काम कर रहे हैं। और एक तरह से जो 80 के हालात थे सन 80 में, जब हर सिख भाई जो है वो आतंकवादी की तरह देखा जाता था, समझा जाता था, कोई कहीं पर कुछ होता था तो सबसे पहले कोई ना कोई सिख भाई पकड़ लिया जाता था और कहता था ये बब्बर खालसा का आदमी है, ये सिख आतंकवादी है, ये फला है, ढिमाका है। आज मुल्क में लगभग वही पोजीशन हो गई है। इतनी बड़ी तादाद में अब सेकुलर पार्टीज़ हैं, क्योंकि अब उनके वो अगर पकड़ें, अगर वो मारें, वो अगर जेल भेजें तो वो उनका सेकुलरिज्म है। अगर वो कहते हैं ना कि हम भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो जो भी कर रहे हैं वो सेकुलरिज्म के नाम पर सब माफ, और हम जो भी करते हैं उस पर जो है वो कम्युनलिज्म का टैग चस्पा कर दिया जाता है। तो ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों को हम मानते हैं कि आप लोगों के बीच लेकर के जाएंगे। अभी विज़न डॉक्यूमेंट की बात की, एक पार्टी ने इस बार पहली बार एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी में मैं उसका सदर हूँ। उसके अलावा उसमें तनवीर साहब हैं, तनवीर उस्मानी साहब हैं, अब्दुल रशीद साहब हैं, शाकिर साहब हैं, हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी हैं जैन साहब हैं, नाहिद शेख साहिबा हैं, शहनवाज हुसैन साहब हैं, और अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गैरुल साहब को भी जोड़ा है। और ऐसे करके उसमें उसकी 6-7 मीटिंगें हो चुकी हैं। मैंने अध्यक्ष जी से वैसे कहा था कि सलावत साहब हैं उसमें, और जॉर्ज कोरियन साहब हैं, अगस्टन साहब हैं। तो मैंने अभी कहा था ये बात कि जो आज के हालात हैं, और अध्यक्ष जी को मैंने कहा था कि इस बार क्योंकि आपकी मीटिंग रहेगी तो मैं चाहूँगा कि जो विज़न डॉक्यूमेंट पे, देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है, एक कोई विज़न डॉक्यूमेंट जो है वो जो दिमागों में भरा हुआ है, जो माहौल है, उसको बिल्कुल एकदम ये सोचिएगा कि एकदम ठीक कर देगा, वो नहीं कर देगा, वो नहीं होने वाला है। लेकिन कम से कम आप जब लोगों के बीच जाएंगे तो ब्लैक एंड वाइट के में ले करके जाएंगे कि भैया ये चीज़ें हमारा प्रॉमिस है। रोज़गार के मुद्दे पर ये हमारा है, नौकरियों के मुद्दे पर हमारा ये है, एजुकेशन के मुद्दे पर हमारा ये कमिटमेंट है, सिक्योरिटी के मुद्दे पर हमारा ये कमिटमेंट है, और तमाम जो सवाल हैं उन सवालों को लेकर के जब आप जाएंगे, और ये हम पहली बार ये करने जा रहे हैं, स्कीमें बहुत बनती हैं कि ये बीजेपी की सरकार, क्योंकि ऐसी तो हमारी पार्टी है नहीं कि कोई और पार्टी है कि आप पार्टी या जाप पार्टी कोई है कि साहब उसने कह दिया, उसको मालूम है ना सरकार में आना है, इसलिए कुछ जो भी कह दो। हमारी पार्टी जब ये ला रही है तो सरकार में आने के साथ इस कमिटमेंट को दे रही है। तो हम जो है उसका ATR, एक्शन टेकन रिपोर्ट, हम कहेंगे कि हम एक्शन टेकन रिपोर्ट इसमें जो है वो लोगों के बीच में लेकर आएंगे। 1 साल में लेके आएंगे, 6 महीने में लेके आएंगे, 8 महीने में लेके आएंगे, और हमने जो वायदे किए हैं उसको कितना पूरा किया है। इसलिए मैंने कहा कि बेहतर होगा, आप लोगों के बीच जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन बेहतर होगा कि हर स्टेट में जो है वो अल्पसंख्यक सशक्तिकरण समागम या सम्मेलन, जो भी वर्ड करिए आप करिए, और उसमें जब आप ये बात कहेंगे तो उससे क्या होगा कि एक तो मीडिया पूरा उसको कवर करेगा, लोगों तक जो बात है वो बहुत मजबूती के साथ, आसानी के। मुझे याद आता है कि जब येदियुरप्पा साहब, पता नहीं यहाँ कर्नाटक के लोग आए होंगे ज़रूर,
येदियुरप्पा साहब जब पहली बार उनको प्रोजेक्ट किया गया चीफ मिनिस्टर के तौर पर, तो उन्होंने कर्नाटक में 6 जगहों पे इतने ही बड़े बड़े, शायद एक मैसूर में किया, एक बेंगलुरु में किया था, और ऐसे करते हुए 6 जगहों पे लगभग 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार मुसलमानों और अल्पसंख्यकों की रैली और सम्मेलन किए थे, और उसका बहुत बड़ा असर हुआ था, और जिसका नतीजा हुआ था कि कर्नाटक में हमारी सरकार बन गई थी। तो ये देखिए, अभी हमारी पार्टी एक अकेली पार्टी है जो 20% माइनस से शुरू होती है, और पार्टी ऐसी पार्टियां जो 20% प्लस से, जो कुछ करें नहीं करें उनको 20%, उन्हें मालूम है कि इनको 20% मिल ही जाएगा, जिसे एक ऑनेस्टी है ये। तो हमें तो क्या है, पहले 20% के बराबर आना पड़ता है, भरना पड़ता है उस गड्ढे को, और उसके बाद जो है वो हम जो है वो फिर वोटों को जोड़ते हैं। एक बहुत डिफिकल्ट पोजीशन है। इतने स्टेट्स में सरकार जब बनी हमारी, अब मैं आप लोगों को उसका भी वो मिलेगा, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ कि जो मुस्लिम्स के जॉब, नौकरियों का जो सवाल है, अब आप देखिए कि जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं, वो सरकारें बीजेपी की, चाहे वो गुजरात की हों, चाहे वो मध्य प्रदेश की हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, उसका मैं डाटा लिख के लाया था, शायद इस वक्त देखता हूँ, ये आपको देंगे भी कभी, तो आप ज़रूर इसको लोगों के बीच में, अभी तो हमारे पास जो सरकारें हैं उसका है। देखिए, पूरे मुल्क में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उसमें 62% नौकरियां अल्पसंख्यकों और विशेष तौर से मुसलमानों की घटी हैं इन 9 सालों में, लगभग 9.5 सालों में 62%। वहीं मध्य प्रदेश में 37% नौकरियां बढ़ी हैं, गुजरात में 39% नौकरियां बढ़ी हैं, और छत्तीसगढ़ में 24% नौकरियां बढ़ी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा है उसके बेस पे कह रहा हूं। और अभी मैंने एक दिन पढ़ा कि गुजरात एक अकेला ऐसा स्टेट है जहां पर किस लगभग सभी थानों में एक नहीं तो 2 मुस्लिम ऑफिसर तैनात हैं। ये बात अभी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट में था, और किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में ऐसी पोजीशन नहीं। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सेकुलरिज्म के नाम पे कांग्रेस के सपोर्ट से एक सरकार चल रही है, समाजवादी पार्टी की। अभी मैं जब आ रहा था तो मुजफ्फरनगर से मेरे पास फ़ोन आया कि साहब यहाँ पर जो है वो 15 दिन से खुलेआम कत्लेआम हो रहा है, बहुत से लोग मार दिए गए हैं, अखबारों में कोई खबर ही नहीं आ रही उसकी। 100 से ज़्यादा दंगे अब तक हो चुके, हज़ारों लोग उत्तर प्रदेश में इन 1 सालों के अंदर मार दिए गए, किसी को पता ही नहीं कुछ। अभी कहीं बीजेपी की सरकार होती है और खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया होता तो सारे सेकुलरिज्म के सूरमा इकट्ठा हो जाते और कहते कि जी ये तो पूरे मुल्क में कत्लेआम कर रही है बीजेपी और ये सारी चीज़ें कर रही है। इसलिए ये सारे सवाल जो हैं, इन सवालों का बहुत बात हम कह चुके हैं कि 37,000 कम्युनल राइट्स आज़ादी के बाद से अब तक हुए हैं, 37,000। उन 37,000 कम्युनल राइट्स में हज़ारों बेगुनाह मारे गए हैं। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता। और कांग्रेस पार्टी उसके बावजूद भी सेकुलर बनी हुई है। हमारे ऊपर एक जो है वो गुजरात का दंगा चस्पा करके और कहती है जी ये इनके समय में कत्लेआम हुआ। सन 84 में सिखों का कत्लेआम इन्होंने किया। मलियाना, मेरठ, भागलपुर, भिवंडी, एक लंबी पूरी कहानी है। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें हैं जिनको कि हमें ले करके लोगों के बीच जाना चाहिए। और एक बात है जो अध्यक्ष जी भी कह रहे थे, देखिए वोट, मैंने एक बात बहुत साफ कही कि वोट का जो माहौल है इस वक्त मुल्क का, उस मुल्क के माहौल से एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी
के फेवर में बहुत बड़े तादाद में लोग खड़े हुए हैं। लोग परेशान हैं इस वक्त, नौकरियां मिल नहीं रही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, घोटाले हैं, हर तरफ जो है वो परेशानी है। उसकी वजह से आज लोगों में एक गुस्सा भी है और लोग चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, और उस बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प है। अल्टरनेटिव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, कोई ऐसा तो है नहीं कि 10-20 और पार्टियां, नेशनल पार्टियां हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो कम्युनल पार्टी है, वो नहीं। आज जितनी पार्टियां कांग्रेस पार्टी के साथ है उसमें से 60% पार्टियां ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुकी हैं, जो हमारे साथ थे। अब आजकल तो जो है वो हम सेकुलर हो जाते थे, जब हमसे हट गए तो हम कम्युनल हो गए। एक और बहुत चलन चला हुआ है आजकल, आप लोगों को भी सुनाई पड़ता होगा। पहले ये था कि अटल जी बहुत बड़ी आदमी हैं, बहुत सेकुलर आदमी है, बहुत जो है वो खुले विचारों के आदमी है, लेकिन बीजेपी बहुत गड़बड़ पार्टी है, कम्युनल पार्टी है। आजकल बदल गया है वो। अब कहते हैं जी बीजेपी तो ठीक लगती है पार्टी, बीजेपी ठीक ठाक है, नरेंद्र मोदी ना हो तो अच्छा है। आजकल उलट दिया है लोगों ने। अरे भैया, बीजेपी में, इसी बीजेपी में राजनाथ सिंह जी हैं, इसी बीजेपी में सुषमा स्वराज जी हैं, इसी बीजेपी में आडवाणी जी हैं, इसी बीजेपी में अरुण जेटली हैं, इसी बीजेपी में मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शहनवाज हुसैन हैं, इसी बीजेपी में तमाम लोग हैं, उसी में नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जो है गुजरात में जो कुछ करके दिखाया है विकास के लिए, उसका कोई मुकाबला नहीं। और कभी आज तक इन्होंने ये बात नहीं कही कि गुजरात में जो कुछ भी विकास हुआ उसको कंट्राडिक्ट नहीं किया। कभी कभी ये बात नहीं कही कि जो गुजरात में हुआ वो गलत हुआ, गुजरात में जो विकास हुए वो नहीं हुए हैं, मुसलमानों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की गई, भेदभाव किया गया। जब जिस वक्त में ये दंगा हुआ था 2002 का, तो अटल जी ने कहा मैं जाऊंगा, और मुझको भी लेके गए थे वो। मैं उस वक्त लोकसभा का चुनाव हार गया था और मैं पार्टी का उस वक्त जनरल सेक्रेटरी था, तो मुझे लेकर के गए। सही मायनों में उस वक्त नरेंद्र मोदी जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो गोधरा की घटना हुई, और गोधरा के बाद गुजरात हो गया। वो बहुत दुखी थे। कोई भी चीफ मिनिस्टर होगा, नया चीफ मिनिस्टर हुआ, और वो आते ही जो है उसके दंगों की सलामी मिले, तो कौन खुश होगा? परेशान थे बहुत। और जब मीटिंग हुई वहाँ पर, गेस्ट हाउस था, उसमें अटल जी भी थे और मोदी जी भी थे, और उसके अलावा तमाम और वहाँ के मुअज़्ज़िज़ लोग थे, तो किसी ने ये शिकायत नहीं की कि वहाँ की सरकार ने किसी तरह से कोई भेदभाव किया है। दंगा तो दंगा है, ये बात सही है। दंगे जब होते हैं तो इंसानियत कांप जाती है। इंसानियत के सीने में जो ज़ख्म होता है वो ज़ख्म कभी नहीं भरता। चाहे वो मलियाना का दंगा रहा हो, चाहे मेरठ का दंगा रहा हो, चाहे भागलपुर का दंगा रहा हो, चाहे भिवंडी का दंगा रहा हो, या चाहे 37,000 दंगे रहे हों, वो अपनी निशानदेही छोड़ के जाता है। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि भागलपुर में जब दंगा हुआ तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को फांसी चढ़ा देनी चाहिए थी। हमने ये कभी नहीं कहा कि अगर भिवंडी में दंगा हुआ तो महाराष्ट्र का जो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था उसको जो है वो जेल के सीखचों में डालना चाहिए था। हमने ये कभी नहीं कहा कि मलियाना में, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ बैठे होंगे, मलियाना में जहाँ पर कि जिंदा लोगों को खड़े करके और पीएसी ने भून दिया था, सैकड़ों लोगों को, उसमें हमारी बहनें भी थीं, और वहीं पर तालाब में फेंक दिया था। और जब तालाब में महक आने लगी तब लोगों को पता लगा इसमें तो सैकड़ों लाशें हैं। उस वक्त सरकार चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस पार्टी की थी।
हमने तो नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर को जो है फांसी चढ़ा दो। तो कांग्रेस पार्टी देखिए सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी इसीलिए मैंने कहा ना कि ये सेकुलरिज्म की सटोरिया पार्टी है। इस सटोरिये पार्टी जो है वो कभी कम्युनलिज्म का शगुफा छोड़ देगी, कभी मुसलमानों में डर पैदा करेगी। और एक बात सच्चाई माननी पड़ेगी, उसके बावजूद भी ज़्यादातर वोट अल्पसंख्यकों का और विशेष तौर से मुसलमानों का कांग्रेस पा जाती है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम कितना भी हवा में बातें करें, हम कितना भी कहते रहें कि साहब हमसे क्या मतलब है, वो कांग्रेस को नहीं देंगे, पा जाते हैं। उसका एक मेन रीज़न है, आप लोग जाते होंगे, हमने अध्यक्ष जी को भी कहा, आप लोगों की तरफ से कहा कि एक माइंड सेट बना हुआ है। भाई ये बूथ जो है यहाँ पे देखते हैं कि मैं तो इलेक्शन का काम करता हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया है। अच्छा साहब ये है, ये तो अपना है ही नहीं। अपना नहीं मतलब अब बताओगे भाई अपना पराया क्या है? आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको हर इंसान से वोट चाहिए, हर इंसान का यकीन में पैदा करना है। तो कोई वहाँ पर जो है वो नहीं जाएगा कि साहब वहाँ पे बूथ लेवल का वर्कर बना दो, बूथ लेवल की का जो है वो सिस्टम करो, उन लोगों में के बीच में जा कर के वोट मांगो। जनरली एक माइंड सेट बना है, उस माइंड सेट को आपको तोड़ना होगा। आपको ज़बरदस्ती उन नेताओं को, उस चुनाव में लड़ रहे उम्मीदवार को आपको उस इलाके में ले जाना चाहिए। ठीक है, 2-4 गाली खाएगा वो खा लेगा, लेकिन ले जाइए आप। अब जब देखिए आज जो हालात है वो हालात नहीं है कि वो आपके साथ 2 कदम चल के आए, आपको 4 कदम चल के चलना पड़ेगा, तब 1 कदम वो चलेंगे। अच्छी अच्छी बातें सब लोग कर लेंगे, लेकिन ये जब नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है तो उसमें बहुत खुल के बात होनी चाहिए, जो सही हालात हैं उस पर बात होनी चाहिए। मैं अब तक 5 इलेक्शंस लड़ा हूं, और मेरे इलेक्शन में इत्तेफाक से तनवीर साहब और तनवीर उस्मानी साहब और ख़ुद रशीद साहब भी गए, और मैं तो सब जगह जाता था। और ये लोग जब जा कर के मिल के आते थे, कहते थे साहब ये आप जा कर के आपने जो है ये बहुत बड़ा बदलाव मैंने देखा कि लोग जो है वो बीजेपी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब ठीक है हम कोशिश करेंगे कि वोट देने की। तो देखो एकदम से जो है वो माहौल जब ये बनता है कि बीजेपी हराओ, तो वो माहौल कभी भी बीजेपी के फेवर में नहीं होता, जब भी हुआ है। और आज जो है वो ये बात सबको मालूम है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, कि आज जो है वो बदलाव होने जा रहा है। बीजेपी एक सियासी सच्चाई है, और बीजेपी की क़यादत में, बीजेपी की लीडरशिप में सेंटर में गवर्नमेंट बनने जा रही है। अब हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम राजनाथ सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम अडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम जो है वो सुषमा जी बनेंगी, अरुण जेटली बनेंगे, वो कौन बनेगा वो पार्टी तय करेगी। लेकिन ये तय है कि आज जो है वो बीजेपी के फेवर में माहौल है, और ये बात सही है कि उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी के नाम पर इस वक्त जो है वो एक हवा है, लेकिन वो हवा जो है वो ऐसा ना हो कि हवा में ही रह जाए। हमें जो है वो उस हवा को जो है वो पुख्ता उस आंधी में बदलना होगा, और उस आंधी में बदलने के लिए समाज के सभी हिस्सों का हमें साथ चाहिए। तो मैंने शुरू में जो कहा, हमने कहा कि देखिए इस बार का इलेक्शन थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। अटल जी थे तो उस वक्त अलग था, उस वक्त था कि भाई बीजेपी चलो जीत जाने तो जीत जाए, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा फर्क हो गया, आपका या तो बीजेपी जिताएंगे या बीजेपी हराएंगे। ये इस चीज़ को अभी बहुत वक्त है, हम तोड़ सकते हैं, इस माहौल को हम ख़त्म कर सकते हैं। और मैंने पदाधिकारियों की बैठक में मैंने कहा था ये बात, और पार्टी में भी मैं ये बात लगातार कह रहा हूँ कि आज
थोड़ा सा एक माइंडसेट बदला है और बदलाव वोटर्स में दिखाई पड़ा है। वो सभी, इसमें अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, दलित छोड़िए। आज जो है वो जब कैंडिडेट इलेक्शन कोई लड़ता है, किस पार्टी से लड़ रहा है, किस जगह से लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, वो एक इशू है। दूसरा इशू किस कम्युनिटी का है, कितनी हवा हो जाए तब ये जो है, ये मंडल के बाद ये माहौल बन चुका है। वो देखते हैं कि जी ये ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण मतदाता जो है वो कम से कम 80% तो उसको मिल ही जाता है, चाहे बीएसपी से लड़ जाए और चाहे कांग्रेस से लड़ जाए और चाहे मुस्लिम लीग से लड़ जाए। उसके बाद जो है वो उनका कि जब ये बैकवर्ड है, ये जो है वो पिछड़ा है, ये जो है वो दलित है, तो एक जनरल जो है वो एक फीलिंग ऐसी है। और हमने कहा कि देखो इस बार क्या करना चाहिए, मुसलमानों में हम विज़न डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। हम जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत अच्छी बात है। हम जब जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो सबको मोटी मोटी बातें, हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बाद में कहते हैं कितने उम्मीदवार लड़ा रहे हो भाई आप, तो हम कहते हैं नहीं हम ढूंढ रहे हैं अभी। तो वो ढूंढने की नौबत नहीं आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार लड़ें, इसकी कोशिश होगी और होनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदवार के बेस पर बहुत वोटों का फैसला होता है। और शहनवाज साहब हमारे हैं, लड़ते हैं, पहले वहाँ से लड़े थे किशनगंज से, अभी भागलपुर से लड़ते हैं। ये फैक्ट है कि उनको मुस्लिम वोट मिलता है 10%, 15%। देखिए मुस्लिम वोट बीजेपी को 10% या 15% का मतलब ये हो गया 50% से ऊपर, जो सच्चाई है आज की तारीख में। तो इसलिए हमें जो है वो ये हम कोशिशें, ये तो हमारे लेवल की है, लेकिन आपके लेवल की ये है कि हमें कम से कम हर बूथ में, जिस बूथ पर कि बीजेपी का लीडर जाता है, नहीं कहता नहीं जाएंगे उधर, हमें जाना चाहिए, जा करके वहाँ पर बूथ लेवल का वर्कर तैयार करना चाहिए। और तैयार करके हमें कहना चाहिए कि जब चुनाव होगा, अब मैं रामपुर से लड़ता हूँ, मेरे रामपुर में हर बूथ में जो है वो, भैया फ़ोन बाद में कर लेना, हर बूथ में जो है वो अल्पसंख्यक जितने बूथ हैं उस पर बूथ पे वर्कर मिल जाएगा। और जब बूथ पे वर्कर देखता हूं मैं, वो जो वर्कर है, और बूथों पे भाग जाते हैं लोग, लेकिन जो है वो जब तक बूथ बंद नहीं होता और बूथ में जो है वो मशीनों में जो है वो ताला नहीं लगता, तब तक हिलता नहीं। इसलिए माहौल बदला है। अभी मैं तिजारा गया था, वहाँ एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, सालिम साहब यहाँ बैठे होंगे, बहुत बड़ी रैली हुई थी, जो मेवाती समाज के लोग हैं, और वो मुझे लगता है कि कम से कम जो है वो 60 हज़ार लोगों की रैली थी। वो वहाँ की पार्टी पूरी खड़ी हुई थी, एमएलए भी वहाँ के जो थे, शायद आप भी गए थे, और भी जितने लोग थे। बहुत इस तरह का जब माहौल बनता है तो उस रैली को, उस प्रोग्राम को देख करके जो दूसरे लोग हैं, एक तो वो उत्साहित होते हैं, दूसरी चीज़ जो एक टकराव का माहौल रहता है उसमें जो है नरमी आती है, और तीसरी चीज़ खुद मुसलमान या अल्पसंख्यक ये सोचता है कि यार बीजेपी तो हमारे पास आ रही है, हमारे लिए तो ये सब कर रही है, तो चलो कम से कम इस बार बीजेपी को वोट करके देखते हैं। और कहीं 16%, कहीं 15%, कहीं 14% वोट मिल रहे हैं हमें। वोटों, ऐसा नहीं है कि हम ज़ीरो हैं हर जगह, वोट मिल रहे हैं, लेकिन वो वोट जो है वो और शिद्दत से मिले और ज़्यादा मिले। और ये ज़रूरी है कि कभी कभी कहते हैं साहब हम तो वोट जो है वो हम आपको चुपचाप दे देंगे साहब। होता ये है कि अक्सर होता है, यार देखो ऐसा है कि हम खुल के तो नहीं आएंगे, आपको वोट करेंगे, हम आपसे वादा है हमारा। तो वोट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वोट होते हुए दिखना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी के लोग यकीन कभी नहीं करेंगे कि आप जो है वो चुपचाप वोट करके आए हो। दिस इज द फैक्ट। और इतनी दिनों से मैं इलेक्शन का काम देखता हूं,
चुनाव प्रबंधन का काम देखता हूँ, चाहे राज्यों में इलेक्शन हो, चाहे सेंटर का इलेक्शन हो, जब मैं लेके बैठता हूँ तो मैं दिखता है मुझे कि भाई ये तो इस बूथ पे तो जो है वो कोई है ही नहीं, सिवाय अल्पसंख्यकों के। कहीं क्रिश्चियन है तो कहीं मुस्लिम है, कहीं ये ऐसे इस बूथ पे कैसे वोट मिल गया। लेकिन बहुत जगहों पे तो लोग मान जाते हैं कैंडिडेट कि हाँ साहब वहाँ पे हमारी पर्सनल ऐसी इमेज है कि दिया लोगों ने। बहुत जगहों पे कहते हैं नहीं नहीं साहब आपको मालूम नहीं, हमने अरेंज कर लिया था। हमने कैसे कर लिया भैया? अरे बोले मैंने बूथ वाले को, बूथ पे जो ऑफिसर था उसको अरेंज कर लिया, उसने दबा दिया था। क्योंकि उनको दिखा नहीं ना ये होता हुआ, तो उन्होंने यकीन ही नहीं किया। तो ये जो है ये बहुत ज़रूरी है, और इसलिए ये जो इलेक्शन 2014 का होगा ये बदलाव भी लाएगा। और बदलाव के साथ साथ मैं मानता हूँ कि देश की तकदीर और देश की तस्वीर दोनों में बदलाव लाएगा। और साथ ही साथ जो है वो जो इस मुल्क में मैंने शुरू में जो कहा ना कि ये सेकुलरिज्म के सटोरिये ये जो हैं, इनके भी जो है वो इनकी तकदीर और तस्वीर भी बदलेगी इस बार। एक जो थोड़ी सी फिक्र की बात है वो ये है कि अपना अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है। लगभग सभी स्टेट्स में हमारी यूनिट हैं। हर स्टेट में उस यूनिट का जो है वो ज़िले की यूनिटें बनाई होंगी सबने, और ज़िलों की यूनिटों के साथ साथ जो है वो सारे काम वहाँ पर ठीक ठाक चल रहे होंगे। कभी कभी ये दिखता है, लगता है कि जो पेरेंट पार्टी है, जो मेन पार्टी है, उससे सपोर्ट नहीं मिलता। कभी उस लगता है कि वो, तो एक चीज़ ज़रूर करा करिए, आप जो भी अपने प्रोग्राम रखिए, हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रेसिडेंट हैं रशीद साहब, उनको बुलाइए। उसके अलावा हम हैं या शहनवाज साहब हैं, उनमें से किसी एक को ज़रूर बुलाया करिए। उससे कम से कम पेरेंट पार्टी जो मेन पार्टी है उस पार्टी को ये लगेगा कि साहब ये लीडरशिप भी इसमें आ रही है। होता ही है कि आपने किया, हो सकता है हम नहीं टाइम दे पाए तो आप उनसे कहिए, वो नहीं दे पाए तो और भी लीडरशिप है उनसे कहिए, जैन साहब हैं उनको बुलाइए, और यहाँ पर भी बताइए। स्टेट का कोई प्रोग्राम है तो हमें ज़रूर बताइए। तो क्योंकि जो प्रोग्राम है उसका भी मैं इंचार्ज हूँ, जो पार्टी का प्रोग्राम होता है। तो आप बताइए कि भाई अल्पसंख्यक मोर्चे का ये, तो मैं यहाँ से सेंटर के और लीडरों को भेजूंगा आपके प्रोग्राम में, जो और पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, कि आप जाइए उन प्रोग्रामों में। तो ये सब एक थोड़ा सा इस 3-4 महीनों में करिए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। मुझे तो इतना ही कहना है। मुझे आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।